हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंग। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे होंगे, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के लिए जो कि एग्ज़ाम 12 जून को निर्धारित किया गया है। अभी तक हम लोगों ने जो DIS के द्वारा फुल लेंथ सीरीज जो कि नॉकआउट टेस्ट है, जो कि 10 अप्रैल 2022 से स्टार्ट है, और अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को कवर कर लिया है। टेस्ट शेड्यूल के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, यूपी पीसीएस किंगडम, वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, शेड्यूल है टोटल जो टेस्ट होने हैं फुल लेंथ वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो है 9 से 10 टेस्ट, 10-11 टेस्ट हो जाएंगे CSAT को मिलाकर। तो अभी तक हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 को ही कवर किया है और टेस्ट नंबर 2 को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले टेस्ट नंबर 1 में थोड़ा सा एरर रहा है, उसको हम लोग देखने के बाद टेस्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेस्ट नंबर 1 रहा है फुल लेंथ वाला, जो कि वीडियो आपको मिला होगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर @UPPCH किंगडम। तो एक टेस्ट, इस टेस्ट में पहले में थोड़ा प्रश्न संख्या नंबर 44 में थोड़ा सा जो है पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में जो है थोड़ा सा भूल हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी उस पर कमेंट किया है। जैसे कि प्रश्न संख्या 42 है, यहाँ पर भी लोगों ने कमेंट किया कुछ लोगों के कि इसमें थोड़ा सा गलत है। तो ये इस प्रश्न में कोई भी त्रुटि नहीं है, ना तो प्रश्न में ना ही उत्तर बताने में कोई त्रुटि है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही कथन का आपको चयन करना है। राज्य विधानमंडल राज्यपाल विधान परिषद व विधानसभा से मिलकर बनती है। बात बिल्कुल सही, क्योंकि आर्टिकल नंबर 168 आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। विधान परिषद को द्वितीय सदन भी कहते हैं, जो एक सतत चलने वाला सदन है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जो कमेंट किया है, वो कमेंट किया है द्वितीय सदन नहीं, पहला सदन है। तो पूरे संविधान में किसी आर्टिकल में ना तो पहले और दूसरे की बात की गई है, बुकों में लिखा गया है। तो प्रश्न भी एग्ज़ाम में फ्रेम किया जाता है, उच्च सदन, निम्न सदन, पहला सदन, दूसरा सदन, क्योंकि 2 ही सदन है। तो उच्च नीच की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल में मेंशन कर दिया गया आर्टिकल, जैसे कि 80 में जो है बात कर दी गई है राज्यसभा की, 81 में लोकसभा की। तो 80 है तो लोग उसको उच्च सदन बोल दे रहे हैं, राज्यसभा को इसी तरह बोलते हैं। बाकी संविधान में कहीं भी कोई वर्ड मेंशन नहीं है उच्च और निम्न सदन की। तो यह प्रश्न पूरी तरह बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका C बताया गया, जो कि बिल्कुल सही है। बात आती है प्रश्न संख्या 44 में, जो कि इसका आंसर शायद मैंने जो है ऑप्शन D बताया है, जो कि मुझसे भूल हो गई है क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ने में। देखिए, तो इसमें पूछा गया था कि विधान परिषद की संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है, अर्थात गलत कौन सा होगा। पहला दिया है कि इसका जो सदस्य हैं बनने हेतु जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आर्टिकल नंबर 173 क्लॉज B में मेंशन किया गया है, ड्यूरेशन की बात की गई है, यानी जो इनकी उम्र सीमा है वो नॉट लेस देन 30 होनी चाहिए विधान परिषद की सदस्यों की। जबकि जो विधानसभा है उसके लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर विधान परिषद के बारे में बताना है तो पहला बिल्कुल सत्य है, 30 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम आयु। दूसरा है, विधान परिषद की सदस्यों की जो मूल संख्या है उसका 1/6 राज्यपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चुने जाते हैं। तो दूसरा भी बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा कथन थोड़ा पढ़ने में यहाँ पर विधान परिषद का पूछा गया है, न कि विधान परिषद की सदस्यों का। तो विधान परिषद का यानी ड्यूरेशन ऑफ जो राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल में 2 राज्य यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो ये बात आपको आर्टिकल नंबर 172 में कही गई है कि जो राज्य विधान परिषद होगा वह कभी भी विघटित नहीं होगा, यानी इस अनिश्चित काल के लिए होगा। लेकिन इसके जो मेंबर हैं हर दूसरे साल 1/3 जो मेंबर हैं वो रिटायर होते रहेंगे, और उनका जो कार्यकाल होगा मेंबर्स का वो 6 साल का होगा। तो यहाँ पर दे दिया गया है प्रश्न में विधान परिषद का कार्यकाल, तो विधान परिषद का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए होता है,
क्योंकि कभी विघटित नहीं होता है, तो इसलिए गलत हुआ। और यहाँ पर मैं विधान परिषद के मेंबर्स को मानकर आंसर सी को भी बिल्कुल सही बताया था, जो कि भूल हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट किया, बिल्कुल सही कमेंट किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले टेस्ट की ओर। तो आज का जो है टेस्ट नंबर 2 होगा फुल लेंथ का। तो आइए हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इस टेस्ट में मई, जून और जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही फुल जीएस होगा। तो आइए हम लोग कवर करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम की और टाइप करना है यूपी पीसीएस किंगडम। जैसे ही आप टाइप करेंगे लिंक आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल में मिल जाएगी, क्योंकि बाइलिंगुअल आप इंटरफेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पेज 1 पर इंग्लिश है, फिर पेज 2 पर हिंदी में है। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग अंग्रेजी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो आइए हम फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा, कमेंट किया कि इसका आंसर की शेयर करो। तो इसका कोई आंसर की नहीं, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा जो है पीडीएफ है, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूं, और पेपर की पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं पूरे, तो कोशिश करूंगा कि अगर पीडीएफ मिल जाती है एक्सप्लेनेशन वाली, तो उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, कोनराड, फिर मोहोरोबिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। कोनराड जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इसके बाद मोहोरोबिक होगा तो क्रस्ट और मेंटल के बीच, फिर रेपेटी है तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल होगा, गुटेनबर्ग है तो मेंटल और क्रोड के मध्य और ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड जो होगा लेहमैन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी दे रखी है और किस कंट्री से संबंधित यहाँ पर मिलान करना है और कौन एक सही है आपको बताना है। पहला दिया है ताल ज्वालामुखी, जो कि जापान बताया जा रहा है, गलत है, क्योंकि यह फिलीपींस में है। कहाँ पर? फिलीपींस में। कोह सुल्तान ज्वालामुखी इराक बताया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में है, तो दूसरा भी गलत है। इसके बाद मेयान ज्वालामुखी को फिलीपींस बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चिम्बोरोजो जो कि इंडोनेशिया है, यह गलत है, क्योंकि यह इंडोनेशिया नहीं इक्वाडोर में है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस काल से संबंधित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बोनीफेरस काल से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनका नाम रहा है अल्फ्रेड वेगनर। प्रश्न संख्या नंबर 4 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन और कारण कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है। पहला कथन है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में ऊंचा तापमान होने के बावजूद उच्च वायुदाब होता है। कारण बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उठी वायु इन अक्षांशों पर नीचे उतरती है, इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में ऊंचा तापमान होने के बावजूद भी उच्च वायुदाब होता है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल दे रखे हैं और किस कंट्री में लोकेटेड है आपको बताना है। पहला दिया है काइजिल कुम, तो यह उज्बेकिस्तान में है, बिल्कुल सही है।
पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, बिल्कुल सही। काराकुम को किर्गिस्तान बताया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि यह तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान में। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ सुमेलित नहीं है, जो कि सही जवाब होगा। बाकी सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही। विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है उत्तर देना है। पहला कथन है कि एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 1/3 है। बात बिल्कुल सही है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है, तो बात बिल्कुल गलत है। केवल और केवल यूरोप नहीं है, यहाँ तक कि जो एशिया महाद्वीप है और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका, ये भी जो है आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरते हैं। ठीक है, मैप में आप देखिएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर हम लोग टेस्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका द्वीप भी आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। तो केवल और केवल इसलिए यहाँ पर आपका बी गलत हो गया और पहला तो सही है। अगला है कि केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह विषुवत रेखा से लगभग जो है मध्य से होकर जो है गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित, और अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पर 1 और 3 यानी ऑप्शन सी सही जवाब। जलडमरू मध्य यानी जलसंधि दे रखी है और इनकी लोकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस महासागर या खाड़ी जिनके मध्य यह अवस्थित है। आपको मिलान करना है और जो सही सुमेलित है उसी को आपको जवाब देना है। तो मलक्का जलडमरू मध्य जो कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर की, ठीक है, तो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को क्या है, देखो जो जलसंधियाँ हैं भाई, जलसंधि यानी जो सागर हैं उनको क्या है, जोड़ेंगी सागर महासागर, जबकि जो स्थल हैं उनको क्या है, अलग करती हैं जलसंधियाँ। तो हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर की मध्य जो जोड़ेगी, ऑप्शन यहाँ पर आपका ई बिल्कुल सही है। होर्मुज जलडमरू बताया जा रहा है कि लाल सागर और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये जो होर्मुज जलडमरू मध्य होर्मुज जलसंधि है, ये जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी इनको जोड़ती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा आपका गलत हो गया। जिब्राल्टर के बारे में बताया जा रहा है कि ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर की मध्य जो है नहीं जोड़ती है इनको। तो दूसरा जो यानी तीसरा जो है ये भी सही है। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगी जिब्राल्टर और स्पेन और मोरक्को के स्थल को जो है अलग करती है, जबकि जो मलक्का जलडमरू है या इंडोनेशिया मलेशिया अलग अलग करेगी, जो कि हारमुज है। तो हारमुज जो है ये ओमान और ईरान को अलग करेगी और जोड़ेगी। जलसंधियाँ क्या है, स्थल को अलग करती हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और कौन से सही हैं आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर केवल और केवल तीसरा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक परिवहन ईंधन मेथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेथेनॉल के संबंध में आपको बताना है, इसका जो उत्पादन है प्राकृतिक गैस से किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा है कि बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, जो कि होता है, इसलिए दूसरा गलत है। यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं, ऑप्शन बी सही जवाब है, बाकी सभी सही हैं। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका या इसके क्या कारण हो सकते हैं। पहला बताया जा रहा है कि इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। तो यहाँ पर आपका पहला जो कथन है वह गलत है, क्योंकि तमिलनाडु में लाल मृदा की अधिकता है, न कि काली। दूसरा है कि कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो तमिलनाडु में कुशल एवं निपुण श्रमिक भी उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है केवल और केवल बी सही जवाब होगा। पहला गलत है, क्योंकि कपास के लिए जो है लाल मृदा की जो है
लाल मृदा को जो है उत्तम माना जाता है, इसलिए वहाँ पर लाल ही मृदा है। अगला आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 11 नंबर। हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से उत्तर सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो सही जवाब बनेगा वह होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, बाकी जो है आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम को कम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगला है प्रश्न संख्या नंबर 12। कार्बी मिकिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य होंगे। तो कार्बी एंगलांग वाला आप पढ़ते हो, करंट से भी अपडेट होते हो, जो कि दृष्टि घटना चक्र में ऑलरेडी आप कवर कर चुके होंगे। पहला कथन है कि इनका जो निवास स्थान है वह अरुणाचल प्रदेश का कार्बी एंगलांग जिला है। तो इनका जो निवास स्थान है बेसिकली वह पहाड़ी क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास है, जबकि असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका जो है सघन वास है। लेकिन निवास जो है इनका है वो आपका कहाँ पर है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं जनजातियाँ। इसके बाद दूसरा कथन है, तो पहला हो गया आपका गलत, दूसरा है कि यह एक जनजाति है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, केवल और केवल 2। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन एक कथन असत्य है। पहला दिया है कि पूर्णतः विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है, बात बिल्कुल सही है। इसके दक्षिण में कारपेटिया की खाड़ी अवस्थित है, तो यह गलत है क्योंकि कारपेटिया की जो खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में नहीं उत्तर में अवस्थित है। तो दूसरा हो गया आपका गलत, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पठार दे रखे हैं और उनकी लोकेशन। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है, बिल्कुल सही है। पोटावर का अफगानिस्तान बताया जा रहा है, जो कि गलत है, अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान में है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। बाकी तसली अल्जीरिया में, बाई अंगोला में। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना 3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें भागीदार नहीं है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन 3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो इसमें जो शामिल नहीं होगा ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। सूरमा घाटी और मेघना घाटी अवस्थित हैं कहाँ पर। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, मेघालय के पठार में। तो मेघालय के पठार में दक्षिण मंद ढाल वाले भाग में जो है सूरमा घाटी और मेघना घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न नंबर 17 है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऋतुएं दे रखी हैं और भारतीय माह, और यहाँ पर आप लिख लो अंग्रेजी माह। पहला दिया है बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु का जो टाइम है वो है चैत्र बैसाख में, और चैत्र बैसाख को आप लिखते हो मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करोगे तो यह जेठ आषाढ़ में होगा, जेठ आषाढ़, और महीना देखोगे तो मई और जून है। शरद ऋतु, तो शरद ऋतु का जो टाइम पीरियड है वह आश्विन कार्तिक होगा, और समय देखोगे अंग्रेजी वाला कैलेंडर का तो यहाँ पर जो आएगा आपका वह होगा सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। और जो हेमंत ऋतु होगी, हेमंत ऋतु का होगा मार्गशीर्ष पौष, जो कि नवंबर और दिसंबर होगा। तो बसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, एक और होती है दैट इज शिशिर। शिशिर जो ऋतु है इसका जो समय है वह माघ और फाल्गुन, माघ फाल्गुन, ठीक है। कैलेंडर का देखोगे तो जनवरी और फरवरी का। तो यहाँ पर मिलाओगे बसंत का 2 है और ग्रीष्म का 3, 2 3 4 और 1, 2 3 4 1। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना दे रखी है
और किस राज्य में है आपको बताना है, मिलान करना है। पहला दिया है तिलैया परियोजना। तो तिलैया बहुउद्देशीय जो परियोजना है यह कहाँ पर होगी, झारखंड में। यदि नदी बात करोगे तो नदी पूछोगे तो होगी दामोदर नदी पर। इसके बाद नर्मदा सागर परियोजना है जो कि आप एमपी जाओगे और नर्मदा नदी ही है, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित। उसके बाद बेताली परियोजना है। बेताली परियोजना के लिए आप जाओगे राजस्थान और नदी की यदि बात करोगे तो यह बेताली नदी पर ही स्थित है। बेताली परियोजना बेताली नदी पर। नेक्स्ट है आपका भिवपुरी जल विद्युत परियोजना। तो भिवपुरी जल विद्युत परियोजना की लोकेशन होगी महाराष्ट्र और नदी यदि पूछोगे तो नदी जो होगी उसका नाम है आंध्र, ठीक है, आंध्र नदी। अब यहाँ पर आप मिलान कर लो तो तिलैया है झारखंड, ए का 3 होगा और बी का 1 है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का उत्तर दीजिए। पहला कथन है कि भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपना प्यारा भारत जो है विश्व में कुल उत्पादन का लगभग जो है 60% उत्पादन करता है और भारत में अभ्रक का भंडार की अगर बात करोगे तो लगभग जो है 95% तो आपका झारखंड से ही संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लगभग जो है पूरे भारत का 90 से 95% पाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आप लगाओगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, कौन सा, आंध्र प्रदेश। दूसरा है कि नालको एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम का एकीकृत कारखाना है। तो दोनों के दोनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। नालको की स्थापना कब की गई थी? तो नालको की स्थापना जो है वर्ष 1981 ईस्वी में की गई थी। किस कंट्री के सहयोग से? तो कंट्री होगी फ्रांस, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद कहाँ पर है नालको? तो यह उड़ीसा के दामनजोड़ी नामक स्थान पर है। नालको कहाँ है? उड़ीसा। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में। तो नागालैंड का अगर क्षेत्रफल देखोगे, अब देखिए ऐसे प्रश्न को आयोग यदि पूछेगा आपसे तो एग्जैक्ट डाटा किसको याद रहता है, किसका क्या क्षेत्रफल है, लेकिन यदि आप मैपिंग करते हो तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि इसमें जो सबसे छोटा होगा ना वह हो सकता है गोवा हो। गोवा है भी इन सब में देखोगे, ठीक है। तो गोवा का जो क्षेत्रफल है वह है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो यदि आप कॉमन सेंस लगाओगे तो एक से ही आपका काम चल जाएगा, जो कि कभी कभी एग्जामिनर ये ऐसे प्रश्नों को सेट करता है, ठीक है। रटन टू वाले काम नहीं, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बाकी याद है तो आपको मालूम होना चाहिए नागालैंड का जो एरिया है 16,589 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आएगा यहाँ पर त्रिपुरा होगा, जिसका जो एरिया बनेगा वह 10,486 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद इन विकल्पों में तीसरे नंबर पर बनेगा सिक्किम, जिसका एरिया है 7,096 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद गोवा 3,702 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका पहला जो सही जवाब बनेगा आपको घटते हुए क्रम में ले जाना है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में पूछा है तो घटते हुए में इस तरह आप यहाँ चूज करोगे डी वाला। मैंने शायद बड़े हुए क्रम से बताया कि डी चूज करोगे, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में आपको यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। पहले नागालैंड, फिर आपका त्रिपुरा, फिर सिक्किम, फिर जो है आपका यानी गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर याद वाद किसी को रहता नहीं कितना किसका क्षेत्रफल है, ठीक है। वही सब लोग याद करते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा, दूसरे, तीसरे और चौथे पर, ज़्यादा 5 स्थान। तो ये है आपका प्रश्न, बेसिकली जो है आपका मैपिंग से संबंधित है। कॉमन सेंस से गोवा को आप छोटा मानेंगे, अनुसार क्लिक कर ले जाएंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है।
कथन है कि भूमध्य जो रेखा है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। कारण बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथन किस देश की तरफ इशारा करते हैं उनके संबंध में आपको बताना है। पहला कथन है कि यह जो देश है वह सेब उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध बेका घाटी ही तो प्रसिद्ध है। यदि आप बेका घाटी पकड़ लेते हो कंट्री कौन सी होगी तब तो आप कर ले जाओगे। दूसरा है कि यह भूमध्य रेखा इजराइल तथा सीरिया से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर माफ़ कीजिएगा, भूमध्य सागर इजराइल तथा सीरिया से घिरा हुआ है। इसके बाद इस कंट्री के बारे में है कि यह पश्चिमी एशिया में कहाँ, पश्चिमी ईसाइयों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वह देश है लेबनान, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है? किस पहाड़ी से? वल्दाई पहाड़ी से। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा वो है वोल्गा नदी, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो वोल्गा जो नदी है वो वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कहाँ पर गिरती है? कैस्पियन सागर में। और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, यूरोपीय। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान स्रोत से संबंधित प्रश्न एक जरूर पूछने को आता है, एग्जाम में मिलता है। तो संविधान में जो 10 से 11 कंट्री से एब्जॉर्ब किए गए हैं प्रोविजंस, उनको आप रट मारिए। 10 से 11 कंट्रियां हैं और एक आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का है जहां से सबसे अधिक प्रोविजंस लिए गए। तो यहाँ पर जो राज्यपाल का पद है वो जो किस कंट्री से है? आपका सही जवाब होगा रसिया, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो राज्यपाल का पद हो गया रूस से। जबकि यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है यह प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है कनाडा से लिया गया है, तब आप कनाडा क्लिक करते। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति यानी केंद्र के द्वारा की जाती है, कहाँ से? कनाडा से। अब पद कहाँ से? यह प्रोविजन है रूस से। चलिए, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में किनका राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है? अब राज्यसभा सीटें आपको मालूम होना चाहिए। विधानसभा सीटें तो लोग थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखते रहते हैं, इलेक्शन की खबरों को तो मालूम रहता है। राज्यसभा की थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो कथन इसमें दिया गया है गुजरता, ठीक है, गुजरात कर लो इसको आप। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा, वहाँ पर 11 सीटें हैं। कितनी? 11। ये बातें समान हो गई। झारखंड में और केरल में, तो झारखंड और केरल में जो सीटें हैं दोस्त वह समान नहीं है, क्योंकि झारखंड में जो सीटें हैं वो 6 सीटें हैं, जबकि केरल में जो है राज्यसभा की 9 सीटें हैं। पंजाब और असम में यदि आप देखोगे तो पंजाब और असम में जो सीटों की संख्या है राज्यसभा वह 7 सीटें हैं। उड़ीसा और राजस्थान में 7 सीटें। और राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान और उड़ीसा, तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें जो है वो 10 हैं। तो समान कौन सा नहीं है? 6 और 9, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, आंसर आपको बताना है। पहला कथन दिया है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है इसकी स्थिति में राज्यसभा लोकसभा से दुर्बल स्थिति में है, और इसका जो कारण बताया जा रहा है, कारण ये है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह अधिक होती है, इसलिए राज्यसभा ज्वाइंट सेटिंग के मामले में दुर्बल स्थिति में होता है। तो जनरली जो सामान्य विधेयक का मैटर होता है तो उसमें जो ज्वाइंट सेटिंग होती है उस स्थिति में जो राज्यसभा है वह लोकसभा से दुर्बल हो जाता है, क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वह अधिक होती है, और अधिक होने के कारण बहुमत जो है लोकसभा के पक्ष में आसानी से हो जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता है ज्वाइंट सेटिंग की, आप जानते हो किसके द्वारा की जाती है?
लोकसभा स्पीकर के द्वारा। और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और इसका जो आर्टिकल होगा 118 क्लॉज 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो सकता है डाउट हो रहा हो कि ज्वाइंट सेशन जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक, इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 104 और सब आर्टिकल 4 में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा प्रोविज़न। लेकिन ज्वाइंट सेशन का पूछा जाता है तो आपको याद रखना 108। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक संस्था है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप पढ़ते हो पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। तो सिंपल सी बात है, जिससे संबंधित आर्टिकल आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही होगी। तो यहाँ पर जैसे कि दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आर्टिकल जो है 338 B1 पढ़ते हैं और 340 इनसे संबंधित होता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण, इसका जो आर्टिकल है आप आर्टिकल नंबर 256 को कवर करते हो। फाइनेंस कमीशन का है वित्त आयोग 280 पढ़ते हो। ये सभी के सभी जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, गैर संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय केंद्र व राज्य के विधायी व कार्यदायी आदेशों का परीक्षण कर सकता है और यदि कोई संवैधानिक त्रुटि दिखती है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। यह जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय को जो प्राप्त होती है वह किस आर्टिकल के तहत? तो आप अक्सर पढ़ते होंगे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को भी रिव्यू कर सकता है और वह रिव्यू जो करेगा उसको जो पावर है आर्टिकल नंबर 137 के तहत दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। जबकि आर्टिकल नंबर 136 में ये अपील के लिए जो उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त की बात करता है। आर्टिकल नंबर 143 जो कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की पावर की बात करता है। 142 में जो है वह उच्चतम न्यायालय की जो डिक्रियां और आदेशों को जो है प्रवर्तन और प्रकटीकरण की बात करता है। यानी कि इंग्लिश में कहोगे तो इन्फोर्समेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन दिया है कि विधान परिषद धन विधेयक के मामले में धन विधेयक को विधान परिषद केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। बात बिल्कुल सही है। मनी बिल को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, फिर भेज देते हैं राज्यसभा में, जैसे सेंटर में पढ़ते हो वैसे स्टेट में विधान सभा से विधान परिषद में गया, 14 दिन एक्सेप्ट किए तो ठीक, नहीं तो मान लेंगे एक्सेप्ट है। समझ रहे हो? तो यही बात यहाँ पर की जा रही। इसके बाद विधान परिषद किसी एक साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को। तो यहाँ पर दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया जाएगा? ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इज इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। और ये जो अधिनियम है 1935 यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है और संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रोविजंस है यहीं से उठाए गए हैं। साथ ही यह जो अधिनियम है भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि जो अंतरिम सरकार है वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के जो पदेन अध्यक्ष थे। कौन? वायसराय जो थे
वो पदेन अध्यक्ष थे, जबकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वह उपाध्यक्ष थे या उपसभापति आप कह सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद दे रखे हैं और प्राविधान। कौन सा आर्टिकल किस प्रोविजन से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 61 है, जो कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की बात करता है। पहला हो गया सही। दूसरा दिया है आर्टिकल 67 बी में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्राविधान है। ठीक है, उपराष्ट्रपति आप सामने समझते हो, आर्टिकल पढ़ते हो जनरली जो है आपको राज्यसभा के जो सभापति होते हैं यानी उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 94 जो संबंधित लोकसभा स्पीकर को हटाने से, यह भी सही है। जबकि आर्टिकल नंबर 90 जो दिया है ये है राज्यसभा के सभापति को हटाना। तो राज्यसभा का सभापति अर्थात कौन? उपराष्ट्रपति। तो ऑलरेडी आप आर्टिकल 67 कवर कर लिए। तो आर्टिकल 90 में जो बात की जाती है वो राज्यसभा के सभापति नहीं, उपसभापति को हटाने की, इसलिए आर्टिकल 90 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। भारतीय नयाचार यानी जो प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होगा? तो अपने प्यारे भारत में जो वरीयता का क्रम है, सबसे पहले जो आते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और तीसरे नंबर पर आते हैं पीएम साहब। पीएम आगे चौथे नंबर पर जो आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरह क्रम होता है। घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त, जैसे कि आपने क्रम में देखा कि प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पर राज्यपाल रहे हैं। फिर उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं, फिर उपराष्ट्रपति। इस तरह आप देखते हो क्रम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। प्रावधान दे रखे हैं और स्रोत देश दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न है। ऑलरेडी आपने एक कवर किया, दूसरा प्रश्न भी संविधान स्रोत से हो गया। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जब आप लक्ष्मीकांत आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ते हो विस्तार में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है? आप कहोगे जापान से। तो क्या इससे आपका एलिमिनेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। दूसरा दिया है संसद की संयुक्त बैठक, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से। तो बी का 1 होगा। बी का 1 अभी भी नहीं एलिमिनेट। प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है यह कहाँ से लिया गया है? तो आप कहोगे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। यहाँ पर होगा सी का 4। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। बचता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो कि आयरलैंड से होगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 26 और आर्टिकल नंबर माफ़ कीजिएगा 226 जो कि हाई कोर्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो 5 तरह की रिटें हैं उनको आप पढ़ लीजिए, वहाँ से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिलता जरूर है। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है वह परमादेश अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीनों की तीनों तरह की रिटें। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। जबकि जो उत्प्रेषण रिट है यह अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, न कि प्रशासनिक अधिकारियों की, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव या नियम के द्वारा संसद के सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर सदन में चर्चा होती है? तो इस तथ्य को आप कवर कर लीजिएगा। संसदीय जो शब्दावली हैं, ठीक है, चाहे विकिपीडिया से कवर कर लो या लक्ष्मीकांत बुक से, संसदीय शब्दावली से आपको देखने को मिल ही जाता है। पार्लियामेंट कमेटी से एक प्रश्न। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव द्वारा संसद की सदस्य जो है अविलंबनीय लोक महत्व को
विषय जो हैं उनको सदन पर ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर क्या है, सदन में चर्चा होती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? तो वोटिंग जो मशीन होती है उसमें जो बटन होंगे वह 16 बटन होते हैं। वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन में एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का जो है प्रयोग करते हैं। तो अधिकतम यदि आप 4 मशीनों को यूज करोगे, एक मशीन में 16 बटन हो गई, तो चुनाव संचालन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा जो किया जा सकता है कितने प्रत्याशियों का चुनाव, तो आप कहोगे 16 × 4 = 64, ऑप्शन सी। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता संबंधी उपबंध हैं? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती है। एंटी डिफेक्शन लॉ की जो सूची है यह है 10वीं सूची। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। जबकि जो 11वीं अनुसूची है ये आप जानते हो भूमि सुधारों से संबंधित है और संविधान के पहले ही संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो कि अक्सर छोटे छोटे एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि पंचायती राज के तहत 73वें संविधान के तहत जोड़ी गई। ठीक है, इसके बाद 12वीं अनुसूची जो कि ठीक है, तो यह हो गया आपका ग्राम सभा ग्राम पंचायत वगैरह, ये हो गया आपका म्यूनसिपालिटी नगर पालिका का 12वीं। ठीक है, तो यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित जो है प्रोविजन यहाँ पर दिए गए 12वीं अनुसूची। और संविधान में टोटल अनुसूचियाँ हैं कितनी, 12 ही तो अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितना रही, 8 अनुसूचियाँ, 8 के बाद 9 जोड़ी गई, फिर 10 11 12 हो गई 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्त यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है इसका तात्पर्य क्या है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है जिसका तात्पर्य होता है कि यहाँ जो है राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा। भारतीय संविधान क्या है, संघीय है और दोहरी राज पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, तो पूरे भारत में कहीं भी जन्म हो आप क्या हो, भारत के ही निवासी हो, भारत के ही नागरिक हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन से मूल कर्तव्यों के संबंध में सत्य होगा? मूल कर्तव्य, पहला जैसे कि दिया है कि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। ठीक है, गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिफिएबल। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, यह भी कथन सत्य है। संसद उपयुक्त विधान द्वारा मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु स्वतंत्र है। तो सभी के सभी जो कथन है बिल्कुल सत्य हैं। बाकी आपको नॉन जस्टिफिएबल जस्टिफिएबल का मतलब पता ही होगा। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिफिएबल है। ठीक है, तो और जैसे कि जस्टिफिएबल, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ना, इन्फोर्सेबल, ये सब अंतर होते हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस। चलिए कमेंट करिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कशन में लंबा वीडियो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन और कारण आपको बताना है। सही उत्तर, कथन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो हटाए जाने का प्रावधान है वो जो है आर्टिकल नंबर आप 67 कवर करते हो, और आर्टिकल नंबर 67 का जो क्लॉज ए है वो रिजाइन की बात करता है, और क्लॉज बी में आप देखोगे तो राज्यसभा में जो है इनको यानी कि पूर्ण बहुमत के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, और इसके लिए नोटिस भी देना पड़ता है 14 दिन पहले। तो पहली बात सही है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के आधार का वर्णन है। तो राष्ट्रपति को किस बिहाफ पर हटाया जा रहा है इसका कहीं भी कोई भी आधार नहीं बताया गया है संविधान में, इसलिए जो दूसरा है कारण यह बिल्कुल गलत है। तो केवल और केवल ए सही होगा, ऑप्शन सी।
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला अवस्थित कहाँ पर है? सही जवाब बनेगा नई दिल्ली में। और यह भारत में ESI इकाइयों के मानकों को बनाए रखता है और वजन और माप के राष्ट्रीय मानकों को कैलिब्रेट करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है जो गलत है, यहाँ पर बताना है। पहला कथन है कि यूरिया में नाइट्रोजन के जो प्रतिशत है वो लगभग 47% है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वर्ष 1975 ईस्वी में अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो उपग्रह है वह भास्कर 1 था। तो यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में भारत का जो पहला सैटेलाइट रहा, उपग्रह रहा, वह रहा है भास्कर, नहीं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, ठीक है। तो दूसरा हो गया आपका गलत। असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। बाकी सभी कथन सत्य हैं कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सिद्धांत पर कार्य करता है और हेकिस्टोथर्म पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। मैड काऊ रोग किसका कारक है? तो मैड काऊ रोग जो है, कारक जो है वो है प्रायांश। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। और यह गायों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है और यह पशुओं से मनुष्य में दूषित मांस खाने से होता है। और प्रायांश में एक प्रकार के प्रोटीन के कण होते हैं जिसमें DNA नहीं पाया जाता है। तो पशुओं के मांस खाने वाले थोड़ा दूर रहें इन चीज़ों से। आइए आगे देखते हैं। चलिए, जंतु दे रखे हैं और हृदय में प्रकोष्ठ आपको बताना है यहाँ पर मिलान करके। तो जंतु और नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट आपको बताना है, हृदय में प्रकोष्ठ। जैसे कि मेढक है तो मेढक के हृदय में जो चैम्बर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ चैम्बर्स? तो आप कहोगे 3 है। कांक्रोच में कितने हैं? 13 है। बंदर में कितने होते हैं? बंदर में 4 होते हैं। मछली में कितनी? 2। तो यहाँ पर आपका मिलान जो बनेगा, सही जवाब ए का 1, बी का ए का 2 है, बी का 1 है, ठीक है। ए का 2, बी का 1, इसको आप पूरा कर लो, दिखा दो। हाँ, यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, ई कोलोई। ऑप्शन डी सही जवाब। आगे बढ़ो। 47 नंबर है, निम्न में से कौन सा कोरल नहीं है? यहाँ पर सही जवाब होगा जो साइनिया है, यह कोरल नहीं है, यह एक सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किन पौधों से लौंग प्राप्त होता है? तो लौंग जो है मुख्यतः यूजीनिया एरोमेटिका, यूजीनिया एरोमेटिका या साइजीजियम एरोमेटिकम नामक पौधों की पुष्पकलियों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ATP का स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, पाइरूवेट। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का जो परिणाम है निम्नलिखित तरीकों से होता है। तो मिट्टी के कटाव या मृदा की अपरदन के बाद ढलानों पर जो क्रमशः अग्रलिखित प्रभाव बनेगा, तो सबसे पहले नलिका होगी, तो सबसे पहले है नालिका, उसके बाद बनेगी अवनालिका, उसके बाद घाटी का निर्माण होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है, तो वह है लाइसोजेम। लाइसोजोम एक जीवाणु प्रतिरोधक एंजाइम होता है जो शरीर के बहुत से तरल में पाया जाता है और यह आंसू, लार, पसीने इत्यादि में भी पाया जाता है। लार में उपस्थित जो होता है वह टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का जो है पाचन करता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन डी, लाइसोजाइम।
एंजाइम अनुपस्थित होता है किस में? तो एंजाइम जो अनुपस्थित होगा वह होगा वायरस में। वायरस में एंजाइम, विषाणु में एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह जो है ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही किसी पोषण कोशिकाओं के बाहर वृद्धि कर सकते हैं। और मेटाबॉलिक जो एंजाइम है उसकी अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन है, क्या है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा एक प्राकृतिक उत्पाद है। तो पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ भी कहते हैं। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं तो ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं, परंतु वे पादप हार्मोन नहीं होते। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। गैनांग पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? गैनांग पोटोमीटर, इसका जो प्रयोग है वह वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में होता है। वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है बोरान, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। बोरान पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है और यह पोषक तत्व पौधों में शर्करा के हस्तांतरण में सहायक होता है। और जो बोरान है यह कोशिकीय विभाजन एवं विकास को नियंत्रित करता है और जो कि दलहनी जो पौधे हैं उनमें मूल ग्रंथिकाओं के बनने के लिए भी क्या है, आवश्यक है बोरान। अगला प्रश्न है, हेनले लूप, हेनले लूप किस स्तनधारी अंग का अनिवार्य भाग है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, फेफड़ों का, वृक्क का, हृदय का और यकृत का। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी वृक्क यानी किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी समूह का नहीं है? विटामिन बी समूह का नहीं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, क्योंकि टोकोफेराल जो है यह विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है, जबकि राइबोफ्लेविन विटामिन B2, निकोटोनिक अम्ल या नियासिन इसको आप बोलोगे विटामिन B3, जबकि साइनोकोबाल्मिन यह जो है आपका विटामिन B12 है। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन बी से संबंधित नहीं रहा? ऑप्शन सी। वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? वेदांत कॉलेज के संस्थापक, तो वेदांत कॉलेज के संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस राजवंश से संबंधित थे? यह वंश रहा है राष्ट्रकूट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश कालीन आयोग दे रखे हैं और गवर्नर जनरल वायसराय। यहाँ पर सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन डी। फ्रेजर जो आयोग है इसका गठन वर्ष 1902 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग बताया जा रहा है, जो कि गलत है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन होना था। चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला दिया है, पुस्तक का नाम है मजम उल बहरीन, इसकी जो रचना है वह रोशन आरा के द्वारा बताई जा रही है, जो कि गलत है। मजम उल बहरीन की जो रचना है वह दाराह सिकोह, किसके द्वारा दोस्त? दाराह सिकोह के द्वारा की गई थी और इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए थे। तो पहला जो कथन है आपका हो गया गलत।
और दूसरा आपका सही ही है। भाई हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए गए थे, तो दूसरा आपका सही जवाब ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र स्थल था? तो वह रहा है श्रावस्ती। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 63 यहाँ पर सूची दे रखा है, यहाँ पर मिलान करना है। पुस्तक पत्रिकाएं हैं, लेखक प्रकाशक बताना है। यदि घटना चक्र का की आखिरी चैप्टर भी आप कवर कर लिए होंगे तो वहीं से घुमा घुमा कर पूछता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर आपका दिया है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इसका आप मिलान करोगे श्यामजी कृष्ण वर्मा से। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, तो अनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो संबंध होगा डॉक्टर अंबेडकर। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ तो सभी सुमेलित है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है। चलिए अब यहाँ पर जैसे विकल्पों में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इनमें से यदि आप किसी भी एक को यदि आप पकड़ लेंगे और उसी को मिला देंगे 100%, तब भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सभी में 1 2 3 4 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि झांसी की जो स्थापना है वह 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह देव ने की थी। बात बिल्कुल सही। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी, यह भी सही सूती। संत शेख निजाम नेमाउद्दीन जो औलिया हैं, इनका बदायूं से संबंध रहा है, निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सभी सही है, डी। अगला प्रश्न है, पुस्तक है अलाइव द वंडर, जिसमें सर्वप्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन है, इसके लेखक कौन है? अलाइव द वंडर। अलाइव द वंडर के जो लेखक होंगे जे.जेड हालविल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत है? संस्था दे रखे, संस्थापक। पहला दिया है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो इसकी स्थापना है 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा ना होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी, इसलिए पहला ही यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाएगा। बाकी बहुजन समाज आंदोलन, शंकर राव यादव, समाज समता, ये सभी की सभी बिल्कुल सही है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही चयन करना है। पत्रिकाएं हैं, भाषा है, तो मराठा की अंग्रेजी हो जाएगा मुख्य भाषा, यानी 2 होगा। सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश बंगाली भाषा। इंकलाब उर्दू में रही। स्वराज गुजराती। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, 2 1 4 3 2 4। ऑप्शन ए सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। बात बिल्कुल सही है। किताब ए नौरस नामक पुस्तक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा दक्कनी भाषा में लिखी गई थी। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैन तीर्थंकर दे रखे हैं, प्रतीक का लक्षण है। ठीक है, प्रतीक या लक्षण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों, शंभवनाथ का जो प्रतीक हाथी बताया जा रहा है, हाथी नहीं जबकि यश हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि 16 महाजनपदों में केवल असमक जो है दक्षिणी भारत में स्थित रहा है। बात बिल्कुल सही है। वत्स महाजनपद में आधुनिक या प्रयागराज का क्षेत्र था, बिल्कुल सही। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर के आसपास स्थित था, बिल्कुल सही। तो क्या है, सभी के सभी जवाब बिल्कुल सत्य होंगे। ऑप्शन डी। उदंड मारतंड समाचार पत्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य होगा।
पहला दिया है कि उदंड मारतंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, बिल्कुल सही। इसका प्रकाशन कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था, यह भी सही है। जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक व संपादक थे। सभी बातें बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म नंद की उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख मिलता है? तो पुराणों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह तथ्य मिलता है। ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करना है। क्रोनोलॉजी तो कभी पीपीएससी या यूपीएससी भूल ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहला दिया है मुस्लिम लीग का गठन। तो मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 में। कानपुर षड्यंत्र का जो मामला है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। कानपुर षड्यंत्र का जो ईयर है वह होगा 1907 का, लगभग 24 है, 1924 होगा ये, ठीक है। सूरत विभाजन हुआ है, सूरत बंगाल, सूरत तो बंगाल के बाद सूरत, तो आपका यहाँ पर 907। और रैले कमीशन है जो कि आप जानते हो लॉर्ड कर्जन की उस पर रहा है, 1902 का रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी, ठीक है। तो 1902 का होगा, तो आप मिला लो, 2 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो 2 पहले आया यानी चौथा नंबर केवल इसमें होगा, तो आप इसी को लगा लोगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। 4132, बाकी आप देख लो। आगे बढ़ते हैं। 74 है। नीचे 2 कथन कारण आपको बताना है और सही बताना है आंसर क्या होगा, सही उत्तर। कथन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो जाती है। अगला दिया है कि वर्मा अतिरिक्त कार्यभार भी उस पर था। तो जो वर्मा का जो कार्यभार अतिरिक्त है उस पर नहीं था, ठीक है। तो बात यहाँ पर केवल और केवल ये सही होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सत्य कथन की पहचान। पहला दिया है कि जेम्स आड्रम 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र मानते थे। बात सही है। जे.आर. होम्स के अनुसार 1857 की जो क्रांति है वह सिपाही विद्रोह थी। दूसरा कथन हो जाएगा गलत, पहला सही होगा, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। सोने के सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा के साथ बोड्डो तथा ताम्र सिक्कों पर शाकमानो बोड्डो किसने अंकित कराया था? सही जवाब बनेगा कुषाण शासक यानी कनिष्क। तो कनिष्क ने अपने सोने के सिक्कों पर जो है बुद्ध प्रतिमा के साथ बोड्डो तथा ताम्र प्रतिमा पर शाकमानो बोड्डो अंकित कराया। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का किसके संबंध में, कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में निर्मित हुए थे? कौन से मंदिर पल्लव शासकों के शासनकाल में? पहला दिया हुआ है तटसोर मंदिर। तो तटसोर मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में जो है पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। कहाँ है? महाबलीपुरम में। इसके अलावा बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, तो इसका निर्माण भी कांचीपुरम में करवाया था पल्लव शासकों ने। कैलाशनाथ मंदिर है, तो कैलाशनाथ मंदिर को भी जो है कांचीपुरम में इसका निर्माण करवाया पल्लव शासकों ने। अगला दिया है चौथा नंबर बृहदेश्वर मंदिर, तो यह पल्लव से नहीं संबंधित हो जाएगा, ये रहा है चोलों ने, ठीक है। तो चोलों ने जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, चोलों ने, ठीक है। कहाँ पर? तंजौर में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 और 3 तक ही सही है, यानी 1 2 3। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा दोस्तों। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था? तो अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत जिसका अर्थ होता है शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जनसामान्य तक पहुँचे, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम शरणार्थी नीति के रूप में ऑकलैंड ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ई सही जवाब बनेगा। हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम में जो है वो बताना है। तो चौसा का जो युद्ध रहा है इसका टाइम पीरियड देखोगे
तो 1539 का है। कन्नौज का जो युद्ध होगा यह बनेगा 1540 का। और दौराह युद्ध है, दौराह का युद्ध जो है वो 1532 का होगा। तो सही कालानुक्रम क्या होगा? ठीक है 39, तो 32 पहले आएगा, यानी 3 नंबर जो है पहले आ रहा है। इसके बाद चौसा का युद्ध होगा, चौसा का युद्ध यानी नंबर 1। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? पहला दिया है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, किसको कहोगे? क्रिस्टोदास पाल। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉप। देसी भाषा प्रचार पत्र अधिनियम 1878, लॉर्ड लिटन की शासनकाल। तो यहाँ पर सभी की सभी तो बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए जैसे कि 1857 की क्रांति है, ठीक है, किसान और ये जो विद्रोह हैं तमाम, इनसे संबंधित आपको एक एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है पीसीएस के। तो इन 2 चैप्टरों को अच्छे से कवर कर लो। पहला दिया है विद्रोह है वेलुपंथी विद्रोह। वेलुपंथी तो वेलुपंथी विद्रोह केरल राज्य से संबंधित। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? कोल जाएगा झारखंड। अहोम विद्रोह है, तो अहोम का क्या होगा? असम होगा। और तेभागा जाएगा बंगाल। तो यहाँ पर आप मिलान करोगा, ए का 2 है, बी का 1 है, 2 1। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही जवाब बन जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी किसके दरबार से संबंधित रहे हैं? सही जवाब बनेगा शाहजहां। तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में यात्री के रूप में आए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक रही है इनकी? पादशाह नामा। तो पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया था। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? पहले यानी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना दे रखी है, इसका जो टारगेट रहा है, लक्ष्य रहा है, वह 5.6% का रहा है। लेकिन इसने जो प्राप्त किया, प्राप्ति दर रही है वह 2.8 की रही है। अगली है 9वीं दे रखी है, तो 9वीं में जो लक्ष्य रहा है इनका 6.5% का, जबकि प्राप्त जो किया गया था वो 5.7%। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रहा है वह 5% का रहा है, जबकि जो प्राप्ति दर रहा है, प्राप्ति दर वह 6% की रहा है। और उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 8% का लक्ष्य रहा है, और जबकि प्राप्ति दर जो रहा है वह 7.6 का रहा है। तो यहाँ पर लक्ष्य प्रतिशत से जो अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना है वह होगी 7वीं। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। भारत समावेशी नवाचार कोष की जो स्थापना है किस वर्ष में की गई थी? तो भारत समावेशी नवाचार कोष की जो स्थापना है वह 27 जनवरी 2014 को की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। यह भारतीय नवाचार परिषद और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इस कोष की आरंभिक जो पूंजी है वह कितने करोड़ रुपया है? 500 करोड़। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान प्रयोग किया जाता है। सही, बिल्कुल। न्यूनतम निर्धारित उपभोग व्यय से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। दोनों के दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। सूची 1 और सूची 2 योजनाएं दे रखी हैं और प्रारंभ वर्ष है। अन्नपूर्णा योजना है, तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत की गई थी वर्ष 2000 में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब का है? तो यह होगा वर्ष 2004 का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना यह कब स्टार्ट की गई? 19 फरवरी 2019 को। निर्वीक योजना
तो इसका संबंध हो जाएगा 14 सितंबर 2019 को। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी। बाजार आधारित पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कौन सी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पर सही जवाब है घर्षणात्मक, ठीक है, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन यानी मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है, और यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी क्या है, अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में प्रस्ताव में रखा गया? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 1956 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन बी, संयुक्त क्षेत्र का विचार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर है आपका 89। यहाँ पर कुछ दे रखे हैं पूंजी निर्माण वैज्ञानिक घटक संगठन। तो इसमें आपको बताना है कि देश की वृद्धि में कौन से जो तत्व दिए गए हैं आर्थिक, वह शामिल होंगे देश की वृद्धि में। तो देश की आर्थिक वृद्धि के विकास के तत्व जो होंगे, तो जो आर्थिक विकास के तत्व हैं आर्थिक तौर पर आप देखोगे तो आर्थिक तौर पर जो प्राकृतिक संसाधन हो गए, श्रम शक्ति है, जनसंख्या है, पूंजी निर्माण, तकनीकी और नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात हो जाएगा, संगठन, ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो पूंजी निर्माण, संगठन, तकनीकी नवाचार। जो वैज्ञानिक घटक है, वैज्ञानिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, राजनीतिक घटक, सामाजिक घटक, ये सभी के सभी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि अनार्थिक तत्व होंगे। यहाँ पर 2 को एलिमिनेट कर दोगे तो बचेगा 1, 3, 4, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर दिया है UTI यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी, फरवरी 1964। इसके बाद है RRB है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 1975 से संबंधित होगी। IDBI है दोस्तों, IDBI की जो स्थापना है यह 1964 होगा। इरडा की अगर देखोगे तो इरडा जो है अप्रैल 2002 में, ठीक है, अप्रैल 2000 में इस्टेब्लिश हुआ। तो आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में यानी कि सबसे पहले तो 1964 ये भी है, 1964 ये भी है। तो UTI का जो है वो फरवरी 1964 है, जबकि जो IDBI है यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, इसकी स्थापना जो है वो जुलाई 1964। तो पहले क्या आएगा, UTI यानी नंबर 1 आपका पहले आ जाएगा। इसके बाद 1964 जुलाई वाला यानी 3 आ जाएगा। इसके बाद 1975 आएगा दूसरा, उसके बाद 2000 चौथा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से असमानता घटाने का उपाय है? असमानता घटाने का उपाय, तो अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है इसको छोड़कर अन्य जो सभी होंगे वो असमानता कम करने के उपाय होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से क्या है, असमानता बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 2, 3 और 4, ऑप्शन बी। एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा में उपयोग की जाने वाली विधियों और सिद्धांतों को संदर्भित करता है। भारत के क्रियाशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि क्या है? और यहाँ पर सबसे बड़े जोत के आकार की दृष्टि से किस राज्य का जो है सबसे बड़ा जोत आकार होगा? तो कृषि संगणना 2015-16 के अकॉर्डिंग भारत में क्रियाशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से
सबसे बड़ा जो जूत आकार वाला राज्य है वो है नागालैंड। कौन सा है दोस्त? नागालैंड। जूत का जो आकार है वह 5.06 हेक्टेयर का है। इसके बाद नंबर आता है पंजाब का। पंजाब में जो है वो है 3.62 हेक्टेयर। पंजाब के बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का जूत का आकार है 3.35। अरुणाचल के बाद नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान का है जूत आकार 2.73 हेक्टेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा जो दिखेगा, नागालैंड के बाद पंजाब आता है और पंजाब आप में ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है वह हो जाता यदि पूछा जाता कि निम्नलिखित में से जूत के आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया भारत के क्रियाशील जूतों के औसत के आकार की दृष्टि से। तो आप कहोगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नंबर 1 नागालैंड है। तो ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल फॉल्स फ्रूट नहीं है? नहीं है कौन सा? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा फॉल्स फ्रूट, यानी कि जिसमें बीज ना पाए जाए। ऐसे फलों जिसमें कि बीज नहीं पाया जाता है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या होगा? बीज तो कटहल में भी देखते हो, अमरूद में भी देखते हो, सेब में भी होता है बीज, लेकिन केला में कभी देखा है बीज? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। इसमें जो फल का निर्माण होता है वह एग सेल यानी अंड कोशिका से जो है बिना निषेचन के होता है। चलो अगला है 95 नंबर। निम्न में से कौन वर्तमान में भारत में ईंधन तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो भारत में ईंधन तेल की कीमतों का जो निर्धारण है, ईंधन तेल की कीमतों का निर्धारण तेल कंपनियों के द्वारा वर्ष 2011 से किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। भारत सरकार तेल की कीमतों का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, तो ईंधन तेल। अगला है आपका निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसीलिए आप न्यूज़ में देखे होंगे काफ़ी ने टैक्स घटाओ, स्टेट वाले एक दूसरे कर रहे हैं। मोदी जी अपना कह रहे हैं तुम घटाओ टैक्स, ये सब स्टेट। चलिए अगला है आपका टैक्स के इम्पोर्ट से बढ़ जाता है रेट। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। साख सृजन, तो ये जो साख सृजन है बेसिकली जो बैंक है ना, तो बैंक लेंडिंग एक्टिविटी के तहत आता है, क्योंकि जो है आरबीआई वो क्रेडिट कंट्रोल की बात करता है। तो पहला हो गया आपका गलत। दूसरा है उत्पादन स्तर में गिरावट सामान्य कीमत स्तर पर बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण कारक है। बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि किसी भारत के कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में 8 कोर सेक्टर हैं और उन 8 में जो शामिल नहीं होगा वह होगा रसायन। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका डी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। कोयला भी है 8 कोर सेक्टर में, तो कोयला है। उर्वरक आपका हो गया 2, कोयला 1, उर्वरक 2। रिफाइनरी जो उत्पाद हैं ये 3 हो गया। कच्चा तेल, तो कच्चा तेल हो गया आपका 4। सीमेंट हो गया 5 और 6 नंबर पर लिख लो जो आपका प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस हो गया 6। 7 नंबर इस्पात यानी स्टील हो गया। और 8वां जो कोर सेक्टर होगा भाई, जो रीढ़ की हड्डी समझो उसको, बिल्कुल विद्युत है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो 8 है कोर सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, इसका जो टारगेट है वह वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना है। उत्तर प्रदेश हेरिटेज आर्क के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के अंतर्गत हेरिटेज आर्क स्थल घोषित किए गए हैं, जिनमें
आगरा, लखनऊ, वाराणसी परिक्षेत्र शामिल हैं। और इसमें शामिल क्या नहीं होगा? अयोध्या। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा। तो जो सांस्कृतिक स्थल का है, इनमें जो है अवसंरचनात्मक विकास जो है करके अधिक से अधिक पर्यटकों को क्या है आकर्षित करने का जो है प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, जिसमें अयोध्या शामिल नहीं है, ध्यान देना है। अगला है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की जो सीमा है वह पड़ोसी देश नेपाल से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के साथ एक ही कंट्री है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि नेपाल के साथ मिलती है। तो नेपाल के साथ जो टच करने वाले ज़िले हैं इनकी जो संख्या है दोस्तों वह 7 ज़िले हैं। कितने? 7 ज़िले। पहला है पीलीभीत, फिर इसके बाद लखीमपुर खीरी है, फिर उसके बाद बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ठीक है, बिल्कुल मैपिंग में आप देखोगे तो आसानी से देखने को मिल जाएगा। 7 ज़िले हैं। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी में जो शामिल ज़िले हैं टोटल 8 ज़िले हैं। उन 8 ज़िलों में नंबर 1 होगा गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर होगा दूसरा है हापुड़, तीसरा जो ज़िला होगा वह है मेरठ, चौथा ज़िला है जीबीएन गौतम बुद्ध नगर है, पांचवा जो ज़िला होगा वह है मुजफ्फरपुर, छठा जो ज़िला है वो है शामली और सातवां जो ज़िला है वो है बागपत। और एक और ज़िला बचता है 8 नंबर लिख लो, बुलंदशहर। ठीक है, तो ये 8 ज़िले हैं। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, शामली, बागपत और बुलंदशहर, टोटल 8। तो इसमें शामिल कौन सा नहीं होगा? सहारनपुर है ही नहीं इसमें। ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की है, तो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा CWG। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो निवास करती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा शहरी इलाका किसमें है? तो आप कहोगे गाजियाबाद में। तो ग्रामीण जनसंख्या वहाँ कम होगी, ऐसे याद कर लेना है। और यही तथ्य बिल्कुल सत्य भी है। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। ठीक है, यहीं पर पूछा जाता है कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह प्रयागराज है, और प्रयागराज ही सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सोनराई रीजन है। ठीक है, सोनराई। तो सोनराई जो रीजन है यह तांबा उत्पादन हेतु तो प्रसिद्ध है। और जो सोनराई रीजन है यह किस ज़िले में स्थित है? यदि तांबा का आप ज़िला भी याद रखे हो, रीजन नहीं भी याद है, तब भी आप कर ले जाओगे। यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा वह है ललितपुर। तो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है सोनराई क्षेत्र, जहाँ पर तांबा उत्पादन हेतु जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में चुर्क एवं डाला जो प्रसिद्ध है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यदि घटना चक्र का जो 2022 पॉइंटर कराया गया है उन सब में ये तथ्य आपको मिले होंगे। ठीक है, या सिंपली यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है। वैसे PCS के लिए आजकल जो पेपर का पैटर्न आप देख रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2-3 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल करंट से पूछा जा रहा है। तो 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन पेपर है, कभी भी 4 से 6 प्रश्न पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ी ना है। लेकिन पैटर्न देखोगे तो 2 से ज़्यादा प्रश्न बेसिक में पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है यूपी को, करंट को खासकर। तो यह चुर्क और डाला जो है बेसिकली यह सीमेंट उद्योग क्षेत्र के लिए है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ होगा? तो सांडी सांडीला बनेगा। सांडीला कहाँ? हरदोई में।
तो इस तरह थोड़ा लगा लेना। रानीपुर वन्यजीव विहार, तो रानीपुर जाएंगे चित्रकूट। समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर हो जाएगा रायबरेली। और चंद्रप्रभा चंदौली, चा से चंदौली, चा से चंद्रप्रभा। ठीक है, तो इस तरह आपको दिमाग में रख लेना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। एक्सक्यूज मी, चलिए डी होगा यहाँ पर सही जवाब। चलो अख्तर पिया, तो अख्तर पिया के उपनाम से निम्न में से कौन ठुमरी की रचनाएं करता था? तो अख्तर पिया के उपनाम से नवाब वाजिद अली शाह ठुमरियों की रचना करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बनेगा। जबकि यहाँ पर जो बिंदुदीन महाराज हैं, यह एक कथक नर्तक थे और इनका उपनाम था, इनका भी पिया था, लेकिन अख्तर पिया नहीं, सनद पिया। ठीक है, तो ये सनद पिया हैं और ये अख्तर पिया, थोड़ा रखना है दिमाग में। अख्तर पिया कौन? वाजिद अली शाह। अगला है श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण निम्न में से किसे कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है? कृष्ण की बंसी का अवतार, यहाँ पर सही जवाब होगा स्वामी हित हरिवंश को। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। और ये 84 पदों को 14 रागनियों में निबद्ध किया। और आप कह सकते हो इन्हीं को जो है आंसर होगा। बाकी गोविंद स्वामी सूरदास और परमानंद जो दास हैं, ये सभी के सभी जो है वो अष्टछाप के कवि रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश में जो टोटल अधिवेशन है वह 9 अधिवेशन हुए हैं। तो 3 अधिवेशन जो कि चौथा ही रहा है जॉर्ज उले वाला, ठीक है, तो 1988 का हो गया जॉर्ज उले। 1988 के बाद 1992 में हुआ था इलाहाबाद में। फिर एक्सक्यूज मी 1988 अरे 1885 के बाद 1888 आएगा कि स्थापना जो कांग्रेस की 1885, तो ये हो गया 1888। उसके बाद 1888 के बाद 1892 में हुआ था इलाहाबाद में। 1892 के बाद 1910 ईस्वी में हुआ था। तो 3 जो है हो गए इलाहाबाद में, बसते अभी भी 6। तो लखनऊ में जो हुए थे वो भी 3 थे लखनऊ में। कौन कौन सा? तो लखनऊ में एक तो 1899 का रहा है और दूसरा 1916 जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हिंदू मुस्लिम वाला, तो ये हो गया। उसके बाद 1936 का रहा है, ठीक है, 1936 का, तो 3 यहाँ पर हो गए। इसके बाद मेरठ में कितने हुए थे? तो मेरठ में जो है 1946 में एक ही हुआ था, तो 7 हो गए ऑलरेडी आप। और एक जो बंगाल डिवीज़न वाला रहा हुआ था 1905 वाला, कहाँ पर? ये बनारस में रहा है। और बनारस के बाद सरोजिनी नायडू वाला भी पूछा जाता ना कि भारतीय महिला पहली भारतीय महिला 1925 का, कहाँ पर? कानपुर में। तो ये हो गए। तो कानपुर में एक, बनारस में एक, मेरठ में एक, तो 3 ये हो गए। और 3 लखनऊ में 6 और 3 इलाहाबाद में 9, तो टोटल 9 अधिवेशन हुए। तो इसमें हुए कहाँ नहीं? आगरा में। ऑप्शन डी सही जवाब। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? तो आपको दिख गया होगा इसे ही, कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी जो झीलें हैं तीनों यह केरला में है। तो कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। लोकगीत दे रखे हैं और किस रीजन से संबंधित हैं? सोहर एवं कजरी दे रखा है, तो कजरी के लिए विशेषकर जो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है पूछा जाता अक्सर, ठीक है, तो अवध में हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है बिरहा। बिरहा, तो बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है, बात बिल्कुल सही है। आल्हा यहाँ पर, तो आल्हा बुंदेलखंड से है, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो उपयुक्त तो क्या है? सभी की सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आप कर लो उपयुक्त।
सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित हैं। यहाँ पर आंसर इन्होंने गलत दे रखा, केवल 3 को माना है, जो कि अपने आप में सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब, उपयुक्त तो सभी सुमेलित हैं लिखिएगा। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? सफ़ेद भालू, तो यहाँ पर होगा दाचीगाम नेशनल जो पार्क है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। तो दाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह प्रमुख रूप से सफ़ेद भालू की संरक्षण के लिए है, दाचीगाम। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और यहाँ पर जो है स्थल दे रखे हैं और ज़िला। ठीक है, कौन सा स्थल किस ज़िले में लोकेटेड है यहाँ पर बताना है। पहला दिया है बरन, तो बरन होगा बुलंदशहर में। बासरखेड़ा शाहजहाँपुर में है। राजघाट, राजघाट वाराणसी में होगा और अंतरजी खेड़ा एटा में। तो 1 का 1, 2 का 2, ए का 1, 2 का यानी बी का 2 और यहाँ पर सी और डी में थोड़ा डिफरेंस हो गया, तो सी का 4 है और 3 है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है वो सही जवाब बन जाएगा। अगला है आपका साक्षरता के अनुसार उपयुक्त जिलों को घटते हुए क्रम में लगाना है। साक्षरता में तो उपयुक्त जिलों को साक्षरता क्रम में लगाओगे तो गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 होगा, दूसरे नंबर पर आएगा कानपुर और तीसरे नंबर पर होगा औरैया, चौथे नंबर पर होगा इटावा। तो बात क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब बनेगा। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम की संलयन से जो है अपार ऊर्जा मुक्त होती है और यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी आप कहोगे नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है और यहाँ पर ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो यह आपका सही जवाब क्या बनेगा? ड्यूटेरियम तो है लेकिन नाभिकीय विखंडन दिया, संलयन नहीं। ट्राइटेरियम का दिया है तो ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम होता लेकिन नाभिकीय संलयन होना था, तो यह भी गलत हो गए। ड्यूटेरियम नाभिकीय संलयन, तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन की पहचान कर देनी है। असत्य कथन लिखा है कि कस्तूरी कुंडली, कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। तो कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, यह बात तो सत्य है। कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है। तो कस्तूरी केवल नरमृग में पाई जाती, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा जो है दूसरा भी सही, तो असत्य तो इसमें कोई है नहीं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है, जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो एक अभ्यारण्य जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अभ्यारण्य का नाम है शिकारी देवी। क्या नाम है दोस्तों? शिकारी देवी। इसके बाद उत्तराखंड का दूसरा अभ्यारण्य है बद्रीनाथ। कहाँ का? उत्तराखंड का। तो हिमाचल प्रदेश का है शिकारी देवी और दूसरा है उत्तराखंड का बद्रीनाथ। इन दोनों अभ्यारण्य जो है वो कस्तूरी मृग के लिए जाने जाते हैं। और उसके बाद इतना ही पॉइंट याद रखो। और जो कस्तूरी मृग हैं, औषधीय गुण या सुगंध और भारी कीमत के कारण जो है बड़ी संख्या में क्या है, कस्तूरी मृग माने जाने के कारण विलुप्त कगार पर पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है कि IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? संकटापन्न जीवों को, तो उनको जो है गुलाबी रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। और IUCN जो रेड लिस्ट जारी कर रहा है वर्ष 1964 ईस्वी से जारी कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और IUCN की जो स्थापना है, IUCN की जो स्थापना है कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। बढ़ते हैं आगे।
लघुतम वर्धन काल का जो जीवोम है वह कौन है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा लघुतम वर्धन काल, यानी कि 50 दिन से भी कम अति लघु। तो यहाँ पर जो बायोम होगा वो होगा टुंड्रा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब बनेगा। और इस बायोम का जो विस्तार है वह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्ष भर क्या है, सूर्य तप और सूर्य प्रकाश का क्या अभाव रहता है, जिस कारण जो वनस्पति की विकास भी है क्या है, वो न्यूनतम ही होगा। तो टुंड्रा ऑप्शन ए। पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो वह होगा फास्फोरस चक्र। और फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में होता है, जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए होते हैं। अतः इनका अपक्षय फास्फोरस चक्र में योगदान करता है, क्योंकि अपक्षय अपचयन से मुक्त हुआ फास्फेट मृदा में मिलकर पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। अव्यय जो अल्पांश रूप में अवश्य होते हैं, अव्यय जो अल्पांश रूप में क्या है, आवश्यक होते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर और यमओ है मोलिब्डेनम और Cl दैट इज क्लोरीन। इनकी जो मात्रा है वो अल्प मात्रा में क्या है, आवश्यकता होती है सजीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना, असत्य कथन की चयन करना है। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष जो कि आयु वर्ग होता है, और 2001 और 11 में क्या है, घटा है। यानी 2001 से अगर तुलना करोगे 2011 में तो घटा हुआ है। पहला कथन सत्य है। दूसरा है हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वह बढ़ा हुआ है 2001 के मुकाबले 2011 में, तो यह भी सत्य है। और भारत का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह नगरीय लिंगानुपात से अधिक है, तो यह कथन भी अपने आप में सत्य है। और भारत में जो पुरुष शिशु मृत्यु दर है वह महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक बताई जा रही है। तो भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर अगर 100 है तो महिला की 97 है, तो तब तो अधिक होगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा है, जो शिशु मृत्यु दर है वह 97 है और महिलाओं का जो है वो 100, यानी 100 महिला पर जो है 97 पुरुष शिशु मृत्यु दर होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है क्या होना था, कम होना था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शहरीकरण, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है, यह बात बिल्कुल हजम ही नहीं होती, क्योंकि अत्यधिक विषामन जो है विषमता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट ले लो आप गोवा का जो नगरीकरण है वह 62.2% है, वहीं पर यदि हिमाचल प्रदेश का देखोगे तो मात्र 10% है। तो समानता बिल्कुल नहीं है, असमानता ही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कोट को पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ये जो कथन दिए गए हैं, कथन है कि भारत में जो नगरीय गरीबी की जड़ें हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, और इसका कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है वह निम्न है। इस कारण भारत में नगरीय जो गरीबी की जड़ें हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में निहित होती हैं। तो यहाँ पर बात, कथन और कारण व्याख्या सब बिल्कुल सही की सही है। ऑप्शन ई सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 24/100। तो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। डे दे रखे हैं, तो जैसे कि प्रीवियस ईयर में शायद पूछा गया था, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस से संबंधित प्रश्न रहा है। पीसीएस 2021 में
प्रीवियस पेपर आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 अप्रैल को। बात बिल्कुल सही है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। यह भी सही है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर दिया हुआ है, तो यह भी सही है। और विश्व जैव ईंधन दिवस बताया जा रहा है कब? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को होता नहीं, 12 अगस्त को तो हाथी दिवस होता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन से संबंधित रहे चंडी प्रसाद भट्ट। ग्रीन बेल्ट आंदोलन, तो वंगारी मथाई। अपिक्को आंदोलन, पांडुरंगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षय। यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा ए का 3 और बी का 1, ऑप्शन बी। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है ओवरऑल वह 43 रैंक है। ब्रिक्स देशों में अगर देखोगे तो चाइना की जो रैंकिंग है वह 16 रैंक है, और उसके बाद भारत की तो 43 है ही है। इसके बाद ब्राज़ील की अगर बात करोगे तो 57वीं रैंक है, 57। इसके बाद 2 साउथ अफ्रीका बचता है, तो साउथ अफ्रीका की जो रैंक है वह 62 है। ब्रिक्स में रसिया भी है, तो इसको भी ले लो आप, 43 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? अच्छा, यहाँ पर रैंकिंग पूछी जा रही सबसे अच्छा, तो सबसे उच्च देखोगे या सबसे निम्न? तो प्रदर्शन के हिसाब से आप नंबर 1 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर तो 16 नंबर पर सबसे ऊपर यही दिख रहा है, चाइना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब कर लोगे आप। बाकी भारत की 43 रैंक याद रखिएगा, रसिया की 45 है और ब्राज़ील की 57 है। तो साउथ अफ्रीका की कितनी? 62 नंबर। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मिल जाएगा PDF दोस्त। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 15वें वैश्विक शांति सूचकांक में 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों में भारत किस स्थान पर है? भारत की जो रैंकिंग होगी वह 163 स्वतंत्र राज्य में देखेंगे तो 135 नंबर पर है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। तो विश्व शांति सूचकांक में कितना? 135 भारत। अगला है आपका, कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में शीर्ष 5 राज्यों में नहीं है? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तो याद कर लेते हैं लोग, है ना। अब 5 पूछ लिया, थोड़ा टफ बनाने की इन्होंने कोशिश कर दी। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा जो राजस्थान है वह शीर्ष 5 राज्यों में नहीं होगा। ठीक है, और नंबर 1 पर जो स्थान है SDG इंडेक्स डैशबोर्ड में शीर्ष में जो है वो केरल है दोस्त। ठीक है, केरल। बाकी घटना चक्र दृष्टि जो आई है नई वाली PDF टेलीग्राम पर है, उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, वहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अगला जो प्रश्न बनेगा आपका, निम्नलिखित में से किसे जून 2021 में मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा RK समरवाल को। इसलिए दिया गया कि ये मंगोलिया में पहली बार जो है तेल रिफाइनरी की स्थापना के में उनके द्वारा दिए गए योगदान के कारण जो है ये RK समरवाल को जो है दिया गया है। एग्ज़ाम में ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि हाल ही में द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किए गए RK समरवाल, तो द ऑर्डर ऑफ पोलर जो स्टार है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह है मंगोलिया का। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है? आपका सही जवाब बनेगा वह होगा
संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश की जो है बना है कितने बिलियन, 156 बिलियन डॉलर के साथ। अगला प्रश्न होगा आपका, जून 2021 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल उप विजेता स्टेफानोस सितसिपास का जो संबंध है वह किस देश से है। उप विजेता, ध्यान दीजिए, उप विजेता पूछा गया है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ग्रीस। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व के 140 शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, यह भी ध्यान आप दीजिएगा। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के हिसाब से ऑकलैंड शहर है और किस कंट्री का होगा? सिंपल सी बात, न्यूजीलैंड की। ये पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए डेविड डियोप को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? 2021। सही जवाब आपका बनेगा एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक। आपका ना आप सही जवाब होगा बी, ठीक है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किए गए हैं कौन? डेविड डियोप। किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। निम्नलिखित में से किसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्त यहां पर सही जवाब आपका बनेगा CNR राव, ऑप्शन सी। तो वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। इनको अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। मई 2021 में दशकों बाद माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। दशकों बाद ये है कहाँ पर स्थित? कौन सी ज्वालामुखी? माउंट न्यारागोंगो। इसका जो लोकेशन होगा दोस्त वह लोकेशन है कांगो, ऑप्शन सी। मई 2021 में आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का जो नामकरण है किस देश के द्वारा किया गया था? ताउते। सही जवाब बनेगा म्यांमार। ताउते म्यांमार की क्या छिपकली है, वहां की छिपकली, ठीक है। चलिए आगा है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाम है इरेडा, ऑप्शन है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से नेहरू तिब्बत और चीन, नेहरू तिब्बत और चीन का जो लेखक है वो कौन है? इसके जो लेखक हैं वो हैं अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साजी एनम को। और इन्हें यह पुरस्कार पालतू प्रजातियों के संरक्षक के लिए दिया गया है। ये कौन है साजी एनम? ये केरल के एक किसान हैं। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब बनेगा पुणे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2021 की जो थीम है दोस्त वो है हम समाधान का हिस्सा है, ऑप्शन बी। जुलाई 2021 में किस राज्य के भौगोलिक संकेत प्राप्त राजा मिर्च, तो राजा मिर्च का जो निर्यात है वो लंदन को किया गया है। तो राजा जो मिर्च है ये किस राज्य का GI टैग प्राप्त मिर्च है? सही जवाब आपका बन जाएगा नागालैंड, ऑप्शन है। तो नागालैंड से राजा मिर्च को निर्यात किया गया है।
कहाँ किया गया है? नागालैंड से, ठीक है। लैंड अगर लास्ट में आ रहा लैंड, लंदन, इस तरह लगा लेना। चलो, निम्न में से किसे जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? सही जवाब बनेगा रुद्रेश्वर मंदिर है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको कि रामप्पा मंदिर, ठीक है, रामप्पा मंदिर भी जानते हो। तो यह जो है स्थित कहाँ है? तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की जो है वारंगल के पालमेट में स्थित है ये मंदिर रामप्पा, दैट इज रुद्रेश्वर मंदिर। और इसको यूनेस्को द्वारा जो है इसको 39वां विश्व धरोहर घोषित किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 इंडेक्स कौन सा शीर्ष स्थान पर है देश? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा यूएस से है, ऑप्शन ए। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो वह देश होगा फ्रांस, ठीक है। और हिंद महासागर नौसेना जो संगोष्ठी हुई है फ्रांस की नौसेना द्वारा कौन सा द्वीप है? रियूनियन द्वीप पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, एक्सक्यूज मी, हाँ, किसके द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है? निपुण भारत मिशन। तो निपुण बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए एक नेशनल इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय पहल है, और इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो केवल और केवल बी सही जवाब बनेगा। जुलाई 2021 में हाथी रिजर्व क्षेत्र को कम करने के लिए कारण में चर्चा में जो रहा है लेमरू जो हाथी रिजर्व है, तो लेमरू टाइगर रिजर्व की एलिफेंट रिजर्व की जो लोकेशन है आपको बताना है दोस्त। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए, आखिरी सांस में है ये चैप्टर, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जुलाई 2021 में भारत की भीम यूपीआई की शुरुआत की गई है? किस देश के द्वारा जुलाई 2021 में भारत का यह जो है यूज कर रहे हैं पड़ोसी है, कौन? भूटान, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जुलाई 2021 में G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक का जो आयोजन किया गया है, G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ? इटली में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा, नेपल्स, इटली में। चलिए, अंतिम सांस ले रहा है और अंतिम प्रश्न होगा कि पूर्वोत्तर का प्रथम बांस औद्योगिक जो पार्क है दोस्त किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तर का प्रथम बांस औद्योगिक पार्क, तो बांस जो औद्योगिक पार्क होगा पूर्वोत्तर का वह होगा असम में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बन जाएगा। तो लगभग जो है आपने 2 घंटे कंप्लीट ही कर लिया है इस टेस्ट में। 2 घंटे का टेस्ट है, कोशिश करता हूँ 1.5 घंटे में कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीट करते करते 2 घंटे हो ही गया। तो दोस्तों, वीडियो के साथ मेहनत की गई है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि नेक्स्ट जो सेट है वो जल्द से जल्द आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और PDF ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ताकि आप टेस्ट दीजिए, फिर इससे आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।